देखो www ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना? इट इज व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अराउंड द ग्लोब, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में जितने नेटवर्क हैं ये इसका कलेक्शन है, इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है ना? हम कोई भी आईपी या यूआरएल लिखते हैं तो वो स्टार्ट होता है www से, मींस वो जो वेबसाइट है ये इस वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट होता है। ये स्टार्ट किया गया था 1994 में, मतलब हमने जब कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया था उसके 1 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ था, 1994। समझ में आ रहा है? इट्स सो ओल्ड। हम लोग डॉस पढ़ते थे और उस समय सॉफ्टवेयर होता था लोटस और पास्कल, फोर्ट्रान। बड़ा बोरिंग हुआ करता था कंप्यूटर उस समय, ब्लैक स्क्रीन बस दिखती थी। और डॉस पे काम किया है कभी तुम लोगों ने? हाँ हाँ, तो बस वही था, बहुत कोई हैपनिंग चीज नहीं हुआ करती थी उस समय कंप्यूटर। इट वाज अ बोरिंग थिंग। कमांड याद रखने पड़ते थे, कमांड डालिए तो कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है? लोटस, पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सब पढ़ते थे हम। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो स्टार्ट हुआ था 1994 में। अब इसमें है क्या, मैंने कहा कि हम किसी भी यूआरएल से जब कनेक्ट होना चाहते हैं तो दैट यूआरएल मस्ट बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट कैसे होगा? हम जब डोमेन स्पेस खरीदते हैं, अपना नेटवर्क जब हम रजिस्टर कराते हैं, देखो कोई भी बंदा अगर कोई नेटवर्क बना रहा है, कोई वेबसाइट या पोर्टल बना रहा है, तो उसको एक्सेसिबल, मतलब सब लोग उसको आसानी से कनेक्ट कर सके, उसके लिए उसको डोमेन स्पेस खरीदना पड़ता है। तो ये मैंने सुना होगा कि डोमेन स्पेस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जीबी का स्पेस आपको चाहिए। सुना है ना? है या नहीं? Yes, ma'am. तो जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी पोर्टल बनती है तो आप जब डोमेन स्पेस खरीदते हैं, मतलब आप इनमें से किसी एक जगह, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका नेटवर्क किस टाइप का है, किसी एक जगह आप अपनी एंट्री करवा रहे हैं। आपने अपना नाम एंटर करवा दिया और आप उस वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट बन गए। ये है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये तो है डीएनएस का काम बताया मैंने, बट एक्चुअली यही है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंदर वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क हैं उन सबों का आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसी ना किसी सर्वर में, राइट? होता है ना, यही होगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसको ऑनलाइन या नेटवर्क के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, बोलो? अगर कोई भी, अगर डोमेन नेम उसका नहीं रहेगा तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे उस नेटवर्क को नेटवर्क के थ्रू? टेल मी अगेन, क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। वो तो देखो, तो वो तो इसलिए तो डार्क वेब है, दैट इज नॉट, दैट इज डिफरेंट पैराडाइम, है ना? दैट इज नॉट फॉर नॉर्मल यूजेज और नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है, राइट? तो दैट इज अ डिफरेंट पैराडाइम। अब जैसे हम कहेंगे कि मैम वो www डॉट में एग्जिस्ट तो करता है बट वो इंडेक्स नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो कंटेंट सप्लाई नहीं होता है। वो कहा दैट इज अ डिफरेंट पैराडाइम। हम जो पढ़ रहे हैं वो एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि अगर हम एक वेबसाइट, अब डार्क वेब के बारे में, अब मान लो मैंने कोई एक चीज बनाया, कोई वेबसाइट या पोर्टल बनाई, तो मैं, वो सक्सेसफुल कब होगा? जब ज्यादा यूजर उस पर जाएंगे, है ना? फुटफॉल, कितने लोग उस पे हैं, तो उसके लिए
वो देखो डार्क वेब मैंने कहा वो एक अलग चीज है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट, बट वो एक अलग चीज है। वो हम यहाँ पे उसको नॉर्मल यूजर की तरह पढ़ रहे हैं, एक जो कि इसका पार्ट होगा वर्ल्ड वाइड वेब का, जो कि जहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, ये उसी तरीके से हो गया कि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और हैकिंग पढ़ रहे हैं। बोथ आर, हैकिंग इज आल्सो प्रोग्रामिंग बट डिफरेंट पैराडाइम है वो, है ना? यस मैम। तो लेकिन वो है तो प्रोग्रामिंग ही ना, बट वही नहीं, दो अलग चीज, मतलब एक ही कॉइन के दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं वो। तो हम इसमें आ रहे हैं कि कोई भी नेटवर्क अगर है तो वो इसमें से कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा किसी ना किसी जगह पे, तभी हम उसको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसी नेट को, इसी पूरे वेब को मिला के बनता है। अब इसका जो हमें फंक्शन पढ़ना है, इसमें दो पार्ट होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। हम कोई भी यूआरएल जब लिखते हैं तो उसका स्टार्ट हम करते हैं www से। बेशक हम अभी नहीं करते हैं, पर हम पुराने अगर प्रॉपरली अगर वे ऑफ राइटिंग कहेंगे तो www से स्टार्ट होगा, मतलब दैट नेटवर्क इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो प्रोग्राम, ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसके दो साइड होते हैं। जब ये ऑपरेट करता है तो दो साइड होते हैं। पहला होता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम कहते हैं ब्राउजर। जो हम कोई ना कोई, जब भी तुम्हें कोई वेबसाइट या नेटवर्क लोड करना है तो यू मस्ट हैव अ ब्राउजर, कोई एक वेब ब्राउजर आपके पास होना जरूरी है। तो क्लाइंट साइड में जो सॉफ्टवेयर होता है इसे हम कहेंगे ब्राउजर, और सर्वर साइड में ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से काम करता है। अब ये होता क्या है, आपने ये सपोज ये पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है हमारा, हमने अपने कंप्यूटर पे यूआरएल दिया, हमारे ब्राउजर हमें कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम एक ब्राउजर के थ्रू, गूगल क्रोम एनी ब्राउजर, हम उसको खोलेंगे, उस पे यूआरएल पे टाइप करेंगे। अब मुझे यहाँ से किसी ना किसी से कनेक्ट होना है, कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस होगा। इस आईपी एड्रेस को लेने के लिए हमने क्या किया, डीएनएस का यूज किया, डोमेन नेम सिस्टम का यूज किया, और इस डोमेन नेम सिस्टम के ने हमें वो आईपी एड्रेस वापस कर दिया। ये आईपी एड्रेस जैसे वापस हुआ तो हम इसमें से जिस साइट से कनेक्ट होना चाहते हैं उस साइट से ये हमें कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये कनेक्टिविटी अगेन क्या हो गई, ये कनेक्टिविटी जो हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। फिर से ध्यान दे, मैं बता दे रही हूँ, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। मतलब एप्लीकेशन लेयर पे हम ब्राउजर खोल रहे हैं, हमें आईपी एड्रेस मिला, अब उस साइट से कनेक्ट हुए तो कनेक्टिविटी के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया। ठीक है, अब हम डिपेंडिंग अपॉन इस साइट का किस किस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, अगर ये टीसीपी को सपोर्ट करता है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगी। यूडीपी को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, जैसे तुम गेमिंग वाले साइट्स होते हैं, हम गेमिंग भी करते हैं ना, ऑनलाइन गेमिंग करते होगे तुम लोग, वो सारे यूडीपी को सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग करते हो किसी साइट पे जाके, तो वो क्या है, यूडीपी के थ्रू होते हैं। जो ऑनलाइन जितनी भी गेम की स्ट्रीमिंग होती है दैट इज डन बाय यूडीपी। तो जब हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट हुए आईपी एड्रेस के थ्रू, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो वेबसाइट टीसीपी को सपोर्ट करता है या यूडीपी को, इसके अलावे और भी होते हैं, मैं भी अभी बताऊंगी। तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा या नहीं स्टैब्लिश होगा, उसके बाद हमारे नेटवर्क लेयर के नीचे जो भी डाटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि देखो, मान लो मैं एक पर्टिकुलर एक वेब इसकी एक बात कर रही हूँ, इस पे बहुत सारे यूजर आ रहे होंगे, रिक्वेस्ट आ सकता है ना एक सर्वर के पास, देयर कैन बी मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स। क्योंकि ये सर्वर है तो सर्वर क्या होता है, एक मल्टीपल क्लाइंट और सिंगल सर्वर ऐसे काम होता है। जहां भी डाउट होगा पूछते जाना। अभिषेक, अजय, यस मैम। जो भी बता रही हूँ समझ में आ रहा है? यस मैम।
कहीं पे डाउट है? नहीं। देखो हमारा जो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर वाली चीज पर पढ़ रहे हैं कि हमने अपने ब्राउजर से कोई साइट पे कनेक्ट होना चाहते हैं हम, तो एक सर्वर पे मल्टीपल क्लाइंट जो है वो आके कनेक्ट होना चाहता होगा, बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे और ये सिंगल सर्वर को सबों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। यस मैम। एन रिक्वेस्ट ऑन वन रिस्पॉन्स। तो अब होता क्या है, एक चीज होती है टीसीपी हैंड ऑफ। अगर यूडीपी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको ऑथेंटिक हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन अगर टीसीपी सर्वर जो है वो टीसीपी को सपोर्ट कर रहा है तो एक टर्म यूज होती है वर्ल्ड वाइड वेब में, टीसीपी हैंड ऑफ। ये क्या है कि देखो इस सर्वर के पास क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेने के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आते हैं, इसके पास सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। देखो सर्वर के पास कई सारे सर्वर जो है क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेने के लिए कई सारे सॉकेट्स क्रिएट करता है। अब ये सॉकेट क्या है, अभी बेसिक एक ओवरव्यू मैंने बता दिया था कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, इनका कॉम्बिनेशन हम सॉकेट कहते हैं, बताया था तुम लोगों को। यस मैम। तो सर्वर के पास क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेगा तो उसको हर क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स भी देना है, जो डेटा वो मांग रहा है वो डेटा भी वापस करना है उसको, है ना। यस मैम। तो अब होता क्या है कि हर सर्वर के पास बहुत सारे सॉकेट होते हैं और एक सॉकेट जो होता है ये मैक्सिमम 20 क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकता है। ध्यान रखना, एक सॉकेट जो होता है वो मल्टीपल मैक्सिमम 20 क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सर्वर जो है ना डिपेंडिंग अपॉन कितना बिजी है कई सारे सॉकेट क्रिएट करता है क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेने के लिए। एक सॉकेट में 20 क्लाइंट आ सकते हैं। अब होता क्या है कि एक सॉकेट में 20 क्लाइंट हैं, मान लो मैंने एक सॉकेट क्रिएट किया, इसके अंदर 20 क्लाइंट आए, 20 क्लाइंट का हमने रिक्वेस्ट ले लिया और हर को अब क्या होगी कि अलग अलग कैसे करते हैं वो पूरी प्रोसेस होती है, उतना उसे हम सॉकेट डिस्क्रिप्टर कहते हैं। उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी, बस ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर कहते हैं उसको, अगले सेमेस्टर में सारा पढ़ना है डिटेल में। बट अभी ये मान लो कि एक सॉकेट के पास, सॉकेट मतलब एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट के पास 20 रिक्वेस्ट ये ले रहा है, ठीक है। और 20 रिक्वेस्ट अलग अलग चीज के लिए हो सकती है, हर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग भी हो सकता है या कुछ का सेम भी हो सकता है, तो मुझे हर को रिस्पॉन्स वापस भी करना है एक ही सॉकेट से। तो होता क्या है कि जब हम रिक्वेस्ट लेते हैं तब तो एक प्रॉपर इस नोड के थ्रू लेंगे, इसको यहाँ पे नोड कहा गया है, सॉकेट डिस्क्रिप्टर हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल टर्म यूज करने के लिए नोड बताया गया है कि रिक्वेस्ट जब हम लेते हैं तो एक नोड के थ्रू लेते हैं, लेकिन इसी नोड के थ्रू मुझे 20 को वापस करना है और हो सकता है कि हर यूजर को जो डेटा चाहिए उसकी साइज अलग अलग हो। तो अगर इसी में से किसी को जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वापस करना है वो ज्यादा डेटा वापस करनी है तो बाकियों को वेट करना पड़ता है कई बार, क्योंकि एक के थ्रू 20 का काम हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, टीसीपी हैंड ऑफ का मतलब क्या है कि आप रिक्वेस्ट तो इस नोड के थ्रू लेंगे और इस नोड में सबका आईपी एड्रेस 1 बाय 1 मैप हो रहा है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स देंगे तो आप डायरेक्ट उस आईपी एड्रेस को दे देंगे जिसके थ्रू ये रिक्वेस्ट आया है, आप वाया इसके नहीं देंगे, इस नोड के थ्रू रिस्पॉन्स नहीं देंगे, रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली आप उस आईपी एड्रेस को दे देंगे। You don't have to go via this node while responding. इसी को कहा जाता है TCP handoff। समझ आया तो बोलो, नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ इसको। मैम रिपीट कर दीजिए। देखो होता क्या है कि जब सर्वर के पास बहुत सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है एक बार में और सर्वर उन क्लाइंट को, सभी क्लाइंट को हैंडल करता है टू सम एक्सटेंट, सबको इंफॉर्मेशन वापस करता है और हर क्लाइंट का जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, किसी को फाइल चाहिए डिपेंडिंग अपॉन।
क्लाइंट का रिक्वेस्ट, सबका रिस्पॉन्स अलग होता है। तो क्लाइंट सर्वर जो है एक नोड क्रिएट करता है जिसे हमने कहा सॉकेट। ये नोड मल्टीपल क्लाइंट मतलब 20 क्लाइंट का रिक्वेस्ट एट मोस्ट लेता है। ऐसे बहुत सारे नोड क्रिएट होते हैं, मल्टीपल नोड सर्वर क्रिएट करके रखता है और हर के पास क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ रहा है। तो अब हर को रिस्पॉन्स वापस भी करना है, जो डेटा चाहिए वो डेटा उसको वापस भी करना है। तो होता क्या है कि जब आप रिक्वेस्ट ले रहे हैं, सर्वर जो है ये सारा सर्वर एंड पे है, ये सारा सर्वर के पास है कि रिक्वेस्ट जब आप ले रहे हैं तो आप एक नोड के थ्रू ले रहे हैं। और रिक्वेस्ट में क्या आता है, रिक्वेस्ट में सेंडर का आईपी एड्रेस, पोर्ट, मतलब आईपी एड्रेस ही नहीं, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दोनों आता है। मतलब हर सर्वर का सॉकेट आएगा, मतलब किस आईपी एड्रेस पे जाना है और किस पोर्ट के लिए, किस पोर्ट नंबर के लिए ये रिक्वेस्ट है। तो ये नोड जो है ये सभी क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगा उसका डिटेल रख लेगा, लेकिन जब रिस्पॉन्स देगा तो अब रिस्पॉन्स अब 1 by 1 नहीं देगा, ये नोड के थ्रू नहीं होगी रिस्पॉन्स, बिकॉज इस नोड पे ओवरलोड को कम करने के लिए ये जब रिस्पॉन्स देगा तो इस डायरेक्ट इस आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के थ्रू देगा, इस नोड को बाईपास कर देगा, क्योंकि ये एक बार में एक को ही हैंडल कर रहा है। एक्सेप्ट सबको कर लेगा, सारे क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा 20 का, लेकिन रिस्पॉन्स 1 by 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे ना क्यू की तरह होता है, ये क्यू में 20 की साइज होती है, आपने सबको ले लिया, लेकिन जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो 1 by 1 एक्सेप्ट करेंगे सबका रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसमें टाइम काफी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी है। तो इसको, इस टाइम को घटाने के लिए क्या किया जाता है कि आपने सबको एक्सेप्ट कर लिया, सबको क्यू में डाल लिया, सबका इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया कि आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर क्या है और डेटा क्या चाहिए। अब जब आप वापस करेंगे तो इसके वाया वापस नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से कनेक्ट हो जाएंगे, इस नोड को बाईपास कर देंगे, जस्ट टू रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम। इसी को कहा जाता है टीसीपी हैंड ऑफ। अब समझ आया या नहीं? किसी को कोई क्वेरी इसमें? नो मैम। ठीक है, देखो ये ना मतलब कहा ये डिटेल, ये कहा ओवरव्यू बस बता दिया है मैंने। ये पूरी चीज प्रोसेस होती है, प्रोग्रामिंग होता है, सॉकेट को हम अलग करते हैं, यहाँ पे कई सारे फंक्शंस यूज होते हैं अलग अलग करने के लिए, वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है। दैट ये बस एक ओवरव्यू है कि एक नोड जो है, नोड मतलब सॉकेट है, बट हम यहाँ पे नोड ही लिखा गया है, तुम्हारे कभी करिकुलम में तो हम नोड ही कहेंगे, बट ये नोड नहीं, एक्चुअली सॉकेट होता है। तो एक नोड में 20 क्लाइंट का रिक्वेस्ट एट मोस्ट आ सकता है, और जो हम प्रोसेस करेंगे तो क्लाइंट को 1 by 1 प्रोसेस करने में टाइम काफी लगता है अगर हम इस नोड के थ्रू करेंगे। तो टीसीपी हैंड ऑफ में क्या किया जाता है कि रिस्पॉन्स टाइम घटाने के लिए while responding the server bypasses this node and responds to the client directly via the IP address and port number given by the sender. सेंडर जो रिक्वेस्ट भेजता है उसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों भेजता है, दोनों इसके पास आ गया, डेटा क्या चाहिए वो भी आ जाता है, वो डेटा सर्च करके अब इसके थ्रू नहीं भेजेगा, वो डायरेक्ट उसको भेज देगा। दैट इज टीसीपी हैंड ऑफ। ये रिड्यूस करता है रिस्पॉन्स टाइम, रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, एनी क्वेरी? नो मैम। चलिए, तो आज अभी मैं डीएनएस लास्ट पे भी नोट्स नहीं गया था, मैं अभी भेज देती हूँ सबों का, गो थ्रू कर लेना। और संडे में भी 12 या 12:30 रख लेते हैं डाउट क्लास, तुम लोग पढ़ के देखना, कहीं कोई क्वेरी होगी तो कर लेंगे। पद्माक्ष, यू वर आस्किंग फॉर डाउट क्लास? Padmaksh, are you there? तो संडे 12 या 12:30 मैं टाइम बता दूंगी, हम लोग डाउट क्लास कर लेंगे, ठीक है? मैम आई डोंट वांट। मैं भी नहीं। नया टॉपिक नहीं, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे डाउट है तुम लोगों को या नहीं? पद्माक्ष, तुम्हें क्या क्या डाउट है?
मतलब मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आज तक कोई आया ही ना। नहीं मैम, मैं नहीं आऊंगा। आई डोंट वांट नीड टू रीड। मुझे है, ओके ठीक है, मैं टाइम बता दूंगी। तो तुम लोग अगर अभी पढ़ लेना, अगली क्लास में अगले बार तुम लोगों को भी डाउट होगा अजय गौरव, तो फिर अगले संडे भी रख सकते हैं, यस मैम। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।